टोडोरोकी परिवार के मेंबर्स सारे रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे वो अभी की हेल्प कर सकते थे, कैसे सब अपनी गलतियां मानते हैं और कैसे एक डिस्ट्रॉयड फैमिली, एक पेरेंट्स जो पेरेंट बनने के लिए तैयार नहीं है और एक फादर जो सिर्फ और सिर्फ पावर के पीछे भाग रहा है, एक बच्चे की मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसका फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं। हमें इस एपिसोड में ये देखने को मिला और पूरी हिस्ट्री टोडोरोकी फैमिली की शुरुआत से लेके एंड तक, जब तक ढाबी पागल नहीं हो गया तब तक की मैं बात करने जा रहा हूँ माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 एपिसोड 17 के बारे में। हेलो, मैं हूं समुराय कांडी और आप देख रहे हैं आई मैथ। हम एक जवान एंडेवर को देखते हैं जो कि हिमुरा फैमिली के हेड से बात कर रहा होता है रिए के हाथ के लिए। हिमुरा फैमिली का हेड बहुत ही ज्यादा खुश होता है ये कि एंडेवर, जो कि अगला नंबर 1 हीरो कहलाया जाता है, वो उसकी फैमिली की लड़की का हाथ मांगने आया है। हिमुरा फैमिली का हेड एक्सप्लेन करता है कि हिमुरा फैमिली भी बहुत प्रेस्टिजियस फैमिली है और हिमुरा फैमिली की लड़की रिए एंडेवर के लिए बहुत ही अच्छी वाइफ बनेगी। एंडेवर सोचता है कि रिए को साफ साफ दिख रहा है कि ये क्वर्क मैरिज है, बट वो फिर भी शादी के लिए तैयार थी। हमें दिखाई देता है कि रिए और एंडेवर बागीचे में घूम रहे होते हैं। तभी एंडेवर नोटिस करता है कि रिए फ्लावर्स को देख रही है और क्वेश्चन करता है, जिसमें रिए जवाब देती है कि हाँ, रिए को फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंडेवर रिए को डिस्क्राइब करता है कि वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड वुमेन है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, बट ये सब कुछ होने के बाद भी रिए इतनी नाजुक है कि उसको हाथ लगाएंगे तो वो पिघल जाएगी। अब हमें डाबी दिखाई देता है जो लीग ऑफ विलन के हाइडआउट में होता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि कब एंडेवर उठेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक को एड्रेस करेगा। जितने भी सवाल डाबी ने उठाए हैं उसका जवाब देगा। अब हम डाबी के बचपन और एंडेवर की जवानी पे चलते हैं, जहाँ पे वो ताकत का भूखा होता है। डाबी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि एंडेवर ने उसकी ट्रेनिंग बंद कर दी है और उसको समझ में नहीं आ रहा क्यों। एंडेवर डाबी को समझाता है कि वो उसके भले के लिए ही है और हमें दिखाई देता है कि एंडेवर और रिए हॉस्पिटल गए हुए हैं और डॉक्टर से डिस्कशन करने के लिए डाबी से रिलेटेड। डॉक्टर एंडेवर और रिए को ये इन्फॉर्म करता है डाबी ने एंडेवर की फायर इनहेरिट करी है और जो स्किन है और जो हीट रेजिस्टेंस है वो रिए से इनहेरिट करी है। इसका मतलब डाबी बहुत ज्यादा फायर तो प्रोड्यूस कर सकता है, बट उसकी स्किन फायर रेजिस्टेंस नहीं है, हीट रेजिस्टेंट नहीं है और वो ज्यादा जल्दी बर्न हो जाता है। डॉक्टर ये क्रिटिसाइज भी करता है कि क्वर्क रिलेटेड मैरिज करना सोसाइटी में अशुभ माना जाता है और ठीक नहीं माना जाता, बट वो कुछ बोलता नहीं है एंडेवर के सामने। एंडेवर फिर भी सोचता है कि डाबी के पास इतनी ताकत है कि वो ऑल माइट को सरपास कर पाए और वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली चाहता है कि वो ऐसा करे भी। डाबी फ्यूमी को बता रहा होता है वो किसी भी आग को झेल सकता है, को उसकी बॉडी के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। फ्यूमी बस यही बोलती, वो अपने भाई को हर्ट होता हुआ नहीं देखना चाहती और वो उसके बारे में चिंता करती है। डाबी किसी भी नहीं सुनता और ये बोलते हुए जाता है कि एंडेवर ने उसके अंदर एक आग पैदा करी थी ऑल माइट से आगे निकलने की और वो आग बुझ नहीं रही है। रिए और एंडेवर डाबी को लेके बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं। रिए बोलती है कि एंडेवर डाबी से पीछे नहीं हट सकता क्योंकि डाबी को पता है एंडेवर को उनके बच्चों से क्या चाहिए। एंडेवर बोलता है कि जितना भी मना किया डाबी को, वो बार बार लगातार जले हुए हाथ पैर लेके घर आता है क्योंकि वो अपने क्वर्क से प्रैक्टिस करता रहता है। एंडेवर ये बोलता है कि डाबी ने फायर क्वर्क के साथ साथ एंडेवर का जिद्दी बिहेवियर भी इनहेरिट किया है। एंडेवर रिए को वार्निंग देता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाबी को क्विट करवाना, कि वो अब प्रैक्टिस ना करे अपने क्वर्क से और अपने आप को हर्ट ना करे क्योंकि वो कभी भी ऑल माइट को सरपास नहीं कर पाएगा। परफेक्ट क्वर्क सोचते हुए नात्सुओ भी पैदा हो गया। ये देखते हुए कि एंडेवर और बच्चे पैदा कर रहा है, डाबी का दिल टूट गया, जबकि एंडेवर सिर्फ और सिर्फ ऑल माइट को सरपास करने के बारे में सोच रहा था, ना कि अपने बच्चों के बारे में और उनकी फीलिंग्स के बारे में। ये करते करते शोतो भी पैदा हो गया और इसके बाद ही डाबी अपनी मेंटल लिमिट पे पहुंच गया। वो पागल होना चालू हो गया थोड़ा थोड़ा। डाबी ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि शोतो ही वो होगा जो ऑल माइट को सरपास करेगा। निग्लेक्टेड फील करता हुआ डाबी रोते हुए जंगल के अंदर प्रैक्टिस करता है अपने क्वर्क की। वो अपने फादर की अटेंशन जाता है और ये दिखाना चाहता है कि उसकी फ्लेम्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एंडेवर डाबी को समझाता है कि ये प्रैक्टिस करते हुए वो अपने आप को जलाता रहता है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो वो कर सकता है, स्कूल में दोस्त बनाए, उनके साथ खेले और कुछ और करे। ये करते हुए धीरे धीरे भूल जाएगा कि उसे हीरो बनना था और ऑल माइट को सरपास करना था। डाबी रोता हुआ यही बोलता है कि स्कूल में सबको ही हीरो बनना है, तो वो ये सपना नहीं छोड़ सकता बिल्कुल भी। और ये भी कि स्कूल में सबको पता है कि एंडेवर डाबी का फादर है, वो इस सपने से बिल्कुल भी नहीं भाग सकता। और एंडेवर ने ही उसके अंदर आग लगाई थी कि उसको ऑल माइट को सरपास करना है और वो आग नहीं जा रही। डाबी पहली बार अपने फादर को उसके नाम से बुलाता है। वो एंडेवर की अटेंशन चाहता है और गुस्से में पागल होके वो छोटे से शोतो पे अटैक करने की कोशिश करता है जिसको रिए ने उठाया होता है। ये देख के एंडेवर शोतो को उसके भाई बहनों से अलग कर देता है क्योंकि एंडेवर शोतो को ट्रेनिंग देगा ऑल माइट को सरपास करने की और उसके पास खेलने कूदने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। वो रिए को भी बता
बताता है कि वो हर टाइम डाबी का ध्यान रखे और उस पर नजर रखे कि वो क्वर्क से प्रैक्टिस ना कर रहा हो। रिए एंडेवर को बोलती है कि डाबी सिर्फ और सिर्फ अपने फादर की अटेंशन चाहता है, बट एंडेवर बोलता है कि उसे सिर्फ हीरोज की दुनिया ही दिखाई देती है एंडेवर के अंदर, और वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। रिए एंडेवर के ऊपर इल्जाम लगाती है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। 5 साल गुजर जाते हैं। शोतो देख रहा होता है फ्यूमी, नात्सु और टोया को बाहर खेलते हुए, बट एंडेवर उसे खींच के ले जाता है। बोलता है कि वो अपने भाई बहनों के साथ नहीं खेल सकता, वो किसी और दुनिया में रहता है और उसकी डेस्टिनी कुछ और है। ये सारी बातें डाबी सुन लेता है और भी ज्यादा जेलस हो जाता है। एक रात डाबी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन नात्सुओ को बताता है अपनी। वो एडमिट करता है कि छोटे से शोतो के ऊपर अटैक करके उसने गलत किया, बट वो एंडेवर पे भी इल्जाम लगाता है, ये बोलते हुए कि वो कोई भी अटेंशन अपने दूसरे बच्चों पे नहीं देता क्योंकि वो एक फेल्ड क्रिएशन है और वो उसका सपना नहीं पूरा कर सकते। और ये पूछता है कि सारे के सारे मॉडर्न हीरोज जो हैं अपने बच्चों के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं जैसा एंडेवर उनके साथ बिहेव कर रहा है। नात्सुओ नींद में ही डाबी को बोलता है कि फ्यूमियो को जाके परेशान करे, ना कि उसको, क्योंकि बार बार डाबी एक ही बात बोलता रहता है। डाबी बोलता है कि नात्सुओ से इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसको भरोसा है कि नात्सुओ ये बातें समझ लेगा, क्योंकि इस घर के अंदर औरतों की इज्जत नहीं होती। ना उसकी माँ काम आई, ना उसकी बहन काम आई, वो दोनों ही यूजलेस हैं। अगले दिन रिए डाबी को रोकती है बाहर जाने से और बोलती है कि वो अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलता। डाबी बोलता है कि उसको कोई भी फ्रेंड्स नहीं चाहिए, वो किसी और दुनिया में रहता है और वो वहाँ बिलोंग नहीं करते। रिए डाबी से पूछती है क्या वो हीरो बनना चाहता है और अपनी फीलिंग बताती है कि रिए को डाबी सफोकेट होता हुआ दिखाई दे रहा है एंडेवर की वजह से। रिए डाबी को बोलती है कि एंडेवर के बिछाए हुए रास्ते पे चलना ही अच्छा नहीं है, दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें तुम अपनी लाइफ को फुलफिल कर सकते हो। अगर वो अपने फादर के पाथ से आगे देखे तो वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन सकता है। डाबी गुस्से में रिए के ऊपर चीखता है और बोलता है कौन सी सेल्फ हेल्प बुक से ये लाइनें उठा के लेके आए हो। रिए ने एंडेवर से शादी सिर्फ इसलिए करी क्योंकि उसकी फैमिली गरीब थी और जितनी गलती एंडेवर की है उतनी गलती रिए की भी है। जितना पछतावा एंडेवर को हो रहा है उतना रिए को भी हो रहा है कि डाबी पैदा ही क्यों हुआ था। कुछ टाइम और बीतने के बाद टोया की बॉडी थोड़ी डेवलप हुई, थोड़ी मैच्योर हुई, तो उसके फायर का कलर चेंज हो गया रेड से ब्लू। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था एंडेवर को ये सब कुछ बताने के लिए, ये बताने के लिए कि उसकी फायर और भी ज्यादा गर्म जलती है। और ये सब कुछ सोचते सोचते डाबी रोने लग जाता है जिससे कि फायर बढ़ जाती है। घर आते ही डाबी एंडेवर को अपने क्वर्क के बारे में बताना चाहता है तो वो सेतो को पीक बुलाता है जब भी एंडेवर की छुट्टी हो तो। एंडेवर को शक होता है कि डाबी अभी भी क्वर्क की प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी शर्ट उठाता है और देखता है जले हुए निशान। डाबी रोने लग जाता है, अपने बाल खींचने लग जाता है और एंडेवर को बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रिक्स कर सकता है, अब उसका क्वर्क बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया है और वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि एंडेवर उसको नोटिस करे और ये भी कि वो शोतो से ज्यादा ताकतवर है और ऑल माइट को सरपास कर सकता है। और ये सब करने के बाद क्या पता एंडेवर खुश हो जाए और डाबी को नोटिस करे और एक्सेप्ट करे अपने बेटे की तरीके से। ये सब कुछ सुन के एंडेवर को गुस्सा आ जाता है और अपना सारा का सारा गुस्सा रिए के ऊपर उतारता है, उसको मारता है और उससे लड़ता है और डाबी की हुई सारी की सारी गलती रिए की वजह से हुई है ऐसा बोलता है। शोतो एंडेवर को रोकने की कोशिश करता है बट वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता। फ्यूमी और नात्सुओ दीवार के पीछे खड़े सिर्फ सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है। हमें रिए का इंटरनल डायलॉग सुनाई देता है, वो अपनी इमोशनल लिमिट्स पे है और वो और नहीं झेल सकती। उसने एक चॉइस ली थी और उसके ऊपर चली थी, बट वो सब कुछ हंसते हुए करना चाहती थी, बट वो ऐसा अब नहीं कर सकती। रिए एंडेवर के सामने बोलती है कि वो डाबी को नहीं रोक सकती। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ रिए एंडेवर से पूछती है कि वो सेते को पीक क्यों नहीं गया। एंडेवर जवाब देता है अगर वो डाबी को अटेंशन देता तो डाबी और ज्यादा अपना क्वर्क इस्तेमाल करता और अपने आप को नुकसान पहुंचाता। एंडेवर अपने आप को करेक्ट करता है और बोलता है कि उसे नहीं पता था कि वो कैसे डाबी को संभाले, कैसे उसको मनाए, वो उसको नहीं मना सकता था इसलिए वो नहीं गया। रिए भी यही कन्फेस करती है कि उसे नहीं पता था डाबी को क्या बोले जिससे कि उसका मन शांत हो जाए और वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करे। हमें हाइडआउट में डाबी ये सोचते हुए दिखता है कि उसने पहली बार अपने क्वर्क का कंट्रोल कैसे खोया था सेते को पीक में, कैसे एंडेवर का इंतजार करते हुए डाबी रोने लग गया था और फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी क्योंकि एंडेवर ने आज तक फ्लेम्स को बढ़ाना सिखाया था ना कि कम करना। एंडेवर अपनी फैमिली के सामने ये कन्फेस करता है कि उसे गिव अप कर देना चाहिए था, बट एंडेवर को ऐसा लगता था कि उसने डाबी को मारा है तो उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है और शोतो के साथ उसे अपने मिशन पे बने रहना है ऑल माइट को सरपास करने के लिए। रिए बताती है कि वो इतनी ज्यादा परेशान थी कि अपने बच्चों में भी एंडेवर को देखने लग गई थी और उनसे भी खुश नहीं रहती थी। फ्यूमी भी यही कन्फेस करती है कि उसे पता था कि उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर पाए और वो सिर्फ प्रिटेंड करती थी कि वो एक हैप्पी फैमिली से बिलोंग करती है। नात्सुओ भी यही बोलता है कि एंडेवर ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, बट नात्सुओ ये भी एडमिट करता है कि
अगर उसके पास थोड़ा सा ज्यादा करेज होता तो वो एंडेवर से बात करता और ये बताता कि डाबी से इतनी बुरी तरीके से बिहेव ना करे कि वो एक विलन बन जाए। क्या पता अगर ये सब कुछ किया होता डाबी विलन कभी पैदा ही ना हुआ होता और उनकी फैमिली बहुत ही अच्छी और हेल्दी रहती। रिया एंडेवर को समझाती है कि वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है डाबी के लिए, पूरी की पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबल है और अगला कदम जो भी होगा वो एज अ फैमिली उठाया जाएगा। पूरी की पूरी फैमिली एंडेवर के पीछे है। रिया को पता है कि एंडेवर का दिल टूटा हुआ है बट डाबी से लड़ना भी जरूरी है क्योंकि वो एक भयानक विलन है। इतनी एनकरेजिंग बातें सुन के एंडेवर हैरानी से रिया से पूछता है क्या वो अपनी वाइफ से ही बात कर रहा है इस टाइम पे। रिया बोलती है कि शोतो ने सबसे ज्यादा सफर किया है बट उसने फिर भी उसे माँ बुलाया। वो यूए गया और वहाँ उसने दोस्त बनाए और उन्हीं दोस्तों ने शोतो को बचाया और फैमिली का हीरो बनाया। शोतो बोलता है कि उसने अपनी माँ से बात करी थी यहाँ आने से पहले, ये सोचते हुए कि एंडेवर बहुत ही ज्यादा वीक होगा और डाबी से लड़ने में कामयाब नहीं होगा और शोतो को ही सब कुछ करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। ये बोलते हुए वो रोते हुए एंडेवर के सामने अपना हाथ करता है। हमें दिखाई देता है कि बेस्ट जीनिस्ट और हॉक्स एंडेवर के कमरे के बाहर सब कुछ सुन रहे होते हैं। रूम के अंदर आके वो असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। रिये अपने घुटनों पे आके हॉक्स और बेस्ट जीनिस्ट से माफी मांगती है अपने बेटे के बिहेवियर के लिए और जितनी भी तबाही मचाई डाबी ने उसके लिए। हॉक्स परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि हम अपॉलॉजी के लिए नहीं आए यहाँ पे, जबकि बेस्ट जीनिस माफी मांग रहा होता है कि उन्होंने सारी की सारी बातें चुपके से सुन ली। हॉक्स बोलता है कि एंडेवर का ऑब्सेशन सुन के उसको बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई, उसका पागलपन कितना गहरा था उसको नहीं पता था। हॉक्स शोतो के बर्न के बारे में भी पूछता है कि एंडेवर ने ही ये किया था बट रिये जवाब देती है कि एंडेवर ने नहीं, उसने ऐसा किया था। हॉक्स अपने बचपन के बारे में सोचता है कि उसकी फैमिली की सिचुएशन कैसी थी और उसके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी किसी के खिलाफ खड़ा होने की या उनको माफ करने की। ये सोचते हुए हॉक्स शोतो की तारीफ करता है कि वो बहुत ही बड़ा हीरो है। हॉक्स सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एंडेवर को बताता है कि पिछले 2 दिनों में क्या क्या हुआ है, कैसे पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के कितने मेंबर्स मिसिंग हैं, 10,000 प्रिजनर्स छुड़ाए जा चुके हैं टोमरा की मदद से और नोमो की मदद से, पब्लिक सेफ्टी कमीशन बंद हो चुकी है क्योंकि उसके सारे के सारे मेंबर्स मर चुके हैं, बहुत सारे हीरोज हॉस्पिटल में हैं, काफी सारे हीरोज क्विट कर चुके हैं अपनी जॉब, सिटीजन्स ने सेल्फ डिफेंस अपने हाथों में ले लिया और बहुत ही ज्यादा तबाही मच रही है। हॉक्स बताता है कि जापानीज अथॉरिटी ने बाहर से मदद मंगवाई है, बाहर से हीरोज बुलवाए हैं, पब्लिक सेफ्टी कमीशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है इसलिए पेपर वर्क में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन एंडेवर को देने के बाद हॉक्स और बेस्ट जीनिस बोलते हैं कि उन्हें टॉप 3 हीरोज की एक टीम बनानी चाहिए और टोडोरो की फैमिली को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंडेवर सोचता है ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। हॉक्स ये सोचता है कि एंडेवर अपने लाइफ के पास्ट डिसीजंस को करेक्ट करना चाहता है और सही रास्ते पे चलना चाहता है और वो साथ देने को तैयार है इस चीज में। एंडेवर रोते हुए ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। नात्सुओ बोलता है कि वो तब तक ही साथ देंगे एंडेवर का जब तक डाबी रोका नहीं जाता। टीम अप होने के बाद हॉक्स बिजनेस डिस्कस करता है कैसे डाबी की लगाए हुए सारे इल्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, पब्लिक को एड्रेस करना पड़ेगा, जिसके लिए वो प्रिपेयर भी कर रहा है एक स्टेटमेंट। बट ये सब कुछ करने से पहले हॉक्स एक चीज को लेके कंफ्यूज्ड है और वो उस चीज के बारे में जानना चाहता है जो कि है वन फॉर ऑल। वो क्या है? फ्यूमी बोलती है जब वो नात्सु और रिये बाहर से आ रहे थे तो रिपोर्टर्स भी पूछ रहे थे वन फॉर ऑल के बारे में कि वो क्या है और वो ऑल फॉर वन से कनेक्टेड है कि नहीं। एंडेवर सोच रहा होता है और उसे याद आता है कि डेकू बोलता है कि शिगराकी उसके पीछे आ रहा है और वो हॉक्स के सामने डेकू का नाम लेता है, ये बोलते हुए कि शिगराकी उसी को टारगेट कर रहा था और क्या पता उसे पता हो। हमें दिखाई देता है टेन्या और चाको डेकू के रूम के बाहर खड़े हुए हैं और कैसे फ्रॉपी बाकुगो लेके जा रही है। टेन्या बोलता है कि वो अलग ही चीज के लिए परेशान था बाकुगो को लेकर क्योंकि उसकी इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस थी। और चाको बोलती है कि वो और भी ज्यादा चीखने लग गया है जब से वो उठा है। जैक हीरो आती है और बोलती है कि फूमी कागे और डेंकी भी रिलीज होने वाले हैं हॉस्पिटल से, डेकू के क्या हाल है और डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी के बारे में तो ओके ही बोला है कि उसकी बॉडी तो ठीक है। ओचाको बोलती है कि हाँ डॉक्टर्स ने तो यही कहा है बट वो अभी भी परेशान है। हॉक्स और बेस्ट जीनिस आ जाते हैं डेकू के रूम के सामने। बेस्ट जीनिस बाकुगो का पूरा नाम लेता है और पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। हॉक्स और बेस्ट जीनिस डेकू से मिलने का इंटेंशन स्टेट करते हैं जबकि टेन्या बताता है कि ऑल माइट ने मना किया है और वो कुछ टाइम अकेले डेकू के साथ बिताना चाहता है। हॉक्स सोचता है क्या पता ऑल माइट को सब कुछ पता हो। अब हमें ऑल माइट दिखाई देता है जो कि एक बेहोश डेकू से बातें कर रहा होता है और ऑल माइट बोलता है कि वो अपने आप को ऑल फॉर वन के अंदर फील कर सकता है जो डेकू के अंदर घूम रही है और उसे पता है कि वो वेस्टेज वर्ल्ड के अंदर जितने भी यूजर्स हैं वन फॉर ऑल के पुराने, उनसे बातें कर रहा होगा। तो ये काफी ही डिटेल भरा एपिसोड था जिसमें हमें डाबी की सारी हिस्ट्री पता चली। हमें डाबी का पार्ट तो पता है कि वो कैसा फील करता था बट अब हमें टोडोरोकी फैमिली के बारे में भी पता है कि वो कैसे फील करते थे। ये तो साफ साफ जाहिर है कि एंडेवर ही एट फॉल्ट है, उसने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया और उनमें से एक का दिमाग खराब हो गया और वो विलन बन गया। बट मैं तारीफ करना
करना चाहूंगा इस डिपिक्शन की कि कैसे एक वाइफ हमेशा साथ देगी अपने पति का, अपने हस्बैंड का, और कैसे एंड टाइम पे हमेशा परिवार ही काम आता है तुम्हारे। सो या ये सेंटीमेंट मेरे दिल के बहुत ही करीब है, तो मेरे लिए एपिसोड बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई मैथ। मैं हूं समराय गांधी। बाय।